मेरा अपील था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है इन पे तरजीह देना चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि हमारे कोशिशों के बाद हम सियासी तौर पे किसी किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकेंगे। एक लेजिटिमेट उनकी डिमांड है और ये पूरी होनी चाहिए, रिगार्डलेस कि हम हुकूमत गिराना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल उससे आइसोलेशन में देखना पड़ेगा कि क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं किसी ऐसी चीज से जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को फायदा हो। ना हुकूमत में है ना हमें फर्क पड़ता है कि हुकूमत गिर जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद हुकूमत है, हुकूमत कोई उनसे अलहदा तो नहीं है। अगर उनका राब्ता हो जाता है पीटीआई से और वो उनके साथ मिल बैठने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो हमारी कामयाबी है। पीटीआई से कोई यकीन दहानी या कोई कॉन्फ्रेंस उनकी ले लें कि वो शामिल होंगे तो दोबारा बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज इम्कान कर। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है। हुकूमत का जो भी हम कह सकते हैं चैलेंज है या उनके लिए जो भी एक मसला है तो उसमें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का ज़रूर जिक्र आता है। तो आजकल भी जो सारी बहस छिड़ी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, जब जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई तो उस पर एक बहस तो जारी थी। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक दफ़े फिर ये रिक्वेस्ट की गई सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ास तौर पे जिसको वो एक ओल्डर जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को जिस तरह वो देखते हैं और उनका कि सबके लिए बैठना बात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब इतने बड़े चैलेंजेस सामने आते हैं। यही इशू जब राना सनाउल्लाह साहब के सामने रखा गया, उनसे पूछा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर थी उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को या उनको कोई एतराज़ नहीं होगा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोशिश करें टू रीच आउट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राना सनाउल्लाह साहब का तो ये ज़ाती कमेंट था एक इंटरव्यू में, मगर इससे बहुत सी लोगों का, ये भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद एक इशारा है हुकूमत का, या शायद हुकूमत अब ये कोशिश करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से कोई मुज़ाकरात कर सकती है, बात कर सकती है जो ज़्यादा कामयाब हो बनिस्बत के जब हुकूमत ये कोशिश करती है। उसके साथ साथ मगर ये भी कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई बहुत हम ये नहीं कह सकते कि आइडियल ताल्लुकात हैं हुकूमत से, उनके भी काफ़ी वहाँ इश्यूज़ या चैलेंजेस हम कह सकते हैं चल रहे हैं। एक तरफ तो जो कनाल्स का इशू है वो मौजूद है, उसके ऊपर भी राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आ गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन कनाल्स को लेके, वो उसका इजहार भी वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। फिर जो पंजाब हुकूमत के हवाले से शिकायत हैं उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक से ज़्यादा दफ़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, अपनी शिकायत का इजहार कर चुकी है। यहाँ तक कि अब तो मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अग्रीमेंट्स भी, कुछ जो है वो इत्तफ़ाक़ राय भी हो रहा है। अभी उसके ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स होती ही रहती हैं। मगर यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये नहीं लगता कि शिकायत जितनी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा है, और वो ख़तरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यही हो सकता है कि वो अपने वोट्स जो हैं वो अलग कर लें, हुकूमत से अपने आप को अलग कर लें, उसको गिरने दें। और ये जो पिछले दिनों में कराची में भी एक सहाफ़ी की गिरफ़्तारी हुई, वैसे तो इस्लामाबाद में भी हुई है, वो भी बहुत अहम इशू है। कुछ जो बलोच जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कराची में, उनकी भी गिरफ़्तारी हुई है। ये सब इश्यूज़ भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन पे वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का या वफाकी हुकूमत का हमें नज़र आ रहा है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर ज़माना साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो कायरा साहब। जी कायरा साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में
उनका जाती आपके ख्याल में मौक़िफ़ था क्या? वफाकी हुकूमत ने PMLN से आपसे कोई इजहार इस तरह का मगर किया है कि आप लोग PTI से बात कर ले, शायद आपके लिए मुज़ाकरात उनसे करना ज़्यादा आसान हो बनिस्बत हुकूमत के? आरिफा, जो बिलावल साहब ने लाहौर में बात की, उन्होंने एक तनाजुर बाकायदा पेश किया कि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस हैं वो बड़े संजीदा नौयत के हैं, जिसमें दहशत गर्दी भी है, ये कौम परस्तों की तहरीक भी है, बलूचिस्तान के हालात हैं, KPK के हालात हैं, और ये बड़ी संजीदा इस वक्त सूरत हाल है। उस पर जो पेशरफ्त होनी चाहिए वो इत्तेफाक राय उसके ऊपर क्रिएट करने की कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश तो की जा सकती है, गारंटी तो नहीं है, और ये लाजम भी नहीं है कि इत्तेफाक राय होए, लेकिन अगर इत्तेफाक राय हो तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। लिहाजा उन्होंने ये कहा, तजवीज पेश की कि हुकूमत को जिस तरह की कोशिश की उसमें एक जमात या अपोजिशन नहीं आई, जो एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और वजीर आजम साहब को उन्होंने तजवीज दी कि एक और मीटिंग का एहतमाम किया जाए। वो अगर बड़ी मीटिंग न भी हो तो छोटी मीटिंग हो जाए, लेकिन उस पर अपोजिशन के साथ बात करके मीटिंग रखी जाए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हम कोई रोल अदा कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी के तौर पे हम वो रोल अदा करने को तैयार हैं। वो रोल कामयाब होगा, नहीं होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, हम शिद्दत कम कर सकेंगे, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सही। लेकिन ये एक संजीदा कोशिश, हालांकि हमारे बारे में भी रवैया आपको पता ही है PTI का क्या है, लेकिन ये हालात के तनाजुर में बावजूद तमाम तर तलखियों के बिलावल साहब ने अपने ऊपर बोझ लेते हुए कहा कि मैं हाजिर हूं, मेरी जमात हाजिर है। और उसके लिए राना साहब ने कहा कि जी, वो उनसे सवाल हुआ ना, जी बिल्कुल सर, पार्टी कोशिश करे। जब पीपल्स पार्टी कोशिश करे उसके लिए बेहतर है कि वजीर आजम साहब बिलावल साहब को खुद अप्रेज करें कि अभी तक क्या हुआ है, और उसके बाद मशावरत करके कि क्या करना चाहिए। और उसके लिए बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को अगर वो कहते हैं कि आप इसमें ये तहरक करें, तो वो बिलावल साहब बिल्कुल करने को तैयार है। अब उसकी मोडेलिटी क्या होगी, तो वो तरीकाकार क्या होगा, उसमें ये हो सकता है कि बिलावल साहब जो है, कायरा साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये बिलावल साहब जो ये कोशिश करने को तैयार है, जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से है, या बिलावल साहब ये भी समझते हैं कि और इश्यूज पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज कर सकते हैं? देखिए, करंटली तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, सही, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे बैठेंगे, कुछ बर्फ पिघलेगी, कुछ तलखियां दूर होंगी, तो वे फॉरवर्ड आगे निकलने की सूरत बन पड़ेगी ना। इसी तरह होता है ना, सारा कुछ एक वक्त में तो तय नहीं हो जाता, तो आप बर्फ पिघलाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक ऐसा इशू है जिसपे हर तरफ से एक दबाव है, हर तरफ से एक सीरियसनेस है। कायरा साहब, वैसे बर्फ तो सर आपके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान भी पिघलाने की कभी कोशिश होती हुई हमें नजर आती है, कुछ मालूम नहीं होता कितनी पिघली है। वजीर आजम साहब से भी पिछले दिनों में गालबन आपकी मुलाकात हुई, पंजाब में आप लोगों की जो आपस में कमिटीज हैं उनकी भी मुलाकातें होती रहती है। आप लोगों की आपस में कितनी बर्फ सर पिघल गई है? आज अब मतलब कि चैनल्स पे खबर चल रही थी कि पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया कि वो गवर्नर साहब की गाड़ी तब्दील कर देंगे, पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी दे देंगे। अब ये तो इस तरह की अगर आपको कंसेशन सर चाहिए पंजाब हुकूमत से, तो पता नहीं, मैं तो कहूंगी कि बर्फ ज्यादा नहीं पिघली। नहीं, इस तरह की पहली बात तो ये है कि ये गाड़ियां ये तो यानी चीजें, गाड़ी पुरानी हो गई या नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। गवर्नर साहब की गाड़ी कौन सा पहले सुजुकी में ट्रैवल करते हैं, तो बिल्कुल गाड़ियां बदलने की तो कोई जरूरत नहीं है, या उसकी तो कोई बड़ी डिमांड नहीं है हमारी। वो तो एक रूटीन होती है कि सरकारी गाड़ियां इतने अरसे के बाद तब्दील होती हैं, वो अगर होने वाली है तो कर दें, नहीं होने वाली है तो नहीं करें। और उसमें पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा मुतालबा बिल्कुल कत्तन नहीं है। गवर्नर साहब अपने खर्चे खुद चलाते हैं, उनके दोस्त चलाते हैं, उनको अगर एक्सपेंडिचर गवर्नर उसका प्रॉपरली नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं, वो कर रहे हैं अपने काम। हम तो ये कह रहे हैं सर, आपकी बातों से तो मुझे ये समझ आ रहा है कि उनको खर्चा नहीं मिल रहा, इसीलिए या वो खुद करते हैं या दोस्त जो है वो कर रहे हैं। कुछ एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आप एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वो अखराजात एग्जेक्टिव अथॉरिटी के और तरह होते हैं, गवर्नर हाउस को उतने फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते, जो मेरी इतला है। लेकिन वो हमारा क्लेम नहीं है, मैं ये गिले के तौर पे नहीं कर रहा, क्योंकि आप सवाल कर रही हैं कि क्या है, लिहाजा मेरा ये ना क्लेम है ना मैं कह रहा हूँ कि ये दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वादे हमारे साथ गवर्नमेंट को रन करने के लिए
हालात को ठीक रखने के लिए, लोगों के रिलीफ के लिए जो हमसे वादे किए गए थे, उन वादों पे अमल दरामद किया जाए। ये हमारा तकाजा है। हम उस पे बारहा मिले हैं, वजीर आजम साहब से, चीफ मिनिस्टर साहिबा से हमारी मीटिंगें होती रही, कमेटियां मिलती रही, इसहाक डार साहब से उनकी कमेटी से मिलते रहे, बिलावल साहब मिले, हमारी कमेटियां मिली और कुछ बातें आगे बढ़ी, लेकिन अभी भी बहुत सारे मामला जो हैं वो अटके हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर हमने बारहा कहा है कि हम ये बात याद दहानी करा रहे हैं। ठीक, हम कोई जो है ना अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर कोई नया क्राइसिस खड़ा करके इस वक्त नहीं समझते कि ये मुल्क जो है किसी और क्राइसिस का मुतहम्मिल हो। तो ये बात मुस्तमदीक को भी समझनी चाहिए, उनको भी हमारे इस जज्बे का, इसी जज्बे के तहत जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक इशू ऑब्वियसली आपके उनके साथ चल रहे हैं, कनाल्स का भी इशू है, दूसरी तरफ ये पंजाब में आपकी जो भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। पर सर, पिछले दिनों में एक सहाफ़ी कराची में गिरफ्तार हुए हैं, दूसरे जो हैं वो इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए हैं। पीका के कानून में आप लोगों ने भी बहुत तनकीद की, मगर फिर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके लिए वोट भी कर दिया। अब हम क्या समझें कि ये जो गिरफ्तारियां सहाफ़ियों की हुई हैं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि सर ये भी याद रखिएगा, सिंध में तो आपकी हुकूमत है जहाँ एक सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ है। देखिए जी, पहली बात कि पीका का एक्ट जब पेश हुआ तो बड़ा सख्त एक्ट था। उसमें पीपल्स पार्टी की इंटरवेंशन की बदौलत बहुत सारी चीजें ठीक की गई। अब भी आपको कुछ मीडिया के लोगों को उस पर एतराज है, वो एतराज में वजन है, लेकिन जो गवर्नमेंट का वर्जन है उस पर भी वजन है। सवाल यह है कि प्रिंट मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वहां तो पेनल्टी मौजूद है देने वाली अथॉरिटी। ये जो सोशल मीडिया है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा जिसकी आउटरीच है, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और इस पे किसी शख्स की इज्जत नफ्स को, उसकी जात को, उसके खानदान को, उसकी सारे कैरेक्टर को बर्बाद किया जा सकता है, ट्रेंड चलाए जा सकते हैं अपनी मर्जी का कोई अफसाने तलाश करके। और अब तो एआई आ गया, एआई में आप फर्जी किस्म की एनिमेशन भी बना सकते हैं। सो उसमें अगर ये कहा जाए कि जी इस पे तो बिल्कुल कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई कदगन है तो वो यही है कि अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो वो जाके जो है ना डेफर्मेशन का सूट कर ले और उसके जरिए रेमेडी सीख करे, तो ये नहीं चल सकता। मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। यानी कि सर आपका भी वही मौक़िफ़ है जो हुकूमत का मौक़िफ़ है पीका और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों पे? आरिफा, एक मिनट थोड़ी सुनिए, मेरा मौक़िफ़ शायद हुकूमत से 20 सख्त हो। अच्छा, इसलिए कि एक शख्स जो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, अब तो वैसे हर बंदे जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है वो सहाफ़ी है, उसने अपना चैनल बनाया हुआ है। लेकिन अब आपके सहाफ़ती इदारों ने और सहाफ़ियों ने अपने अपने चैनल भी बनाए हुए हैं, वो उस पर अपने जरिए आमदन भी बनाया हुआ है। उस पर बैठ के अगर वो फॉर्मल मीडिया पे करते हैं तो पकड़ होती है। उस पर बैठ के एक बंदा कमर जमान के बारे में एक फर्जी दास्तान सुनाता है और उसकी कोई ऐसे ऐसे कलाबे मिला के मेरी बर्बादी कर देता है, मेरे खानदान के सामने, मेरे बच्चों के सामने मेरा करियर खत्म, मेरी जमात की हालत खराब हो जाती है, ऐसी स्टोरी चलती है और होती फेक है। और उस पर जब उस बंदे को पूछा जाता है आपने स्टोरी चलाई है, वो कहता है जी मैं उसका नहीं बताता, ना उसकी जिम्मेदारी लेता है ना सोर्स बताता है। क्यों? क्या किसी शख्स को, वो आप हो, मैं हो, कोई दूसरा हो, उसको ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो किसी फर्द की इज्जत नफ्स को, उसकी शख्सियत को, उसके कैरेक्टर को बर्बाद कर दे? दिया जा सकता है बगैर पेनल्टी के? माफ करिएगा बट आप मुझे अब यही समझ आ रहा है कि आपके ख्याल में सहाफ़ियों की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं फिर ये सही हो रही हैं। पहली बात ये जरा याद रखिए, सहाफ़ी फरिश्ते नहीं है, सहाफ़ी भी इंसान है। सहाफ़ी माजी में क्या गलतियां नहीं करते रहे? क्या उतने ही करप्ट आपके यहाँ नहीं है जितने सियासतदानों में करप्ट हैं या बाकी सोसाइटी के अंदर करप्शन है? क्या उतने ही बुरे लोग सहाफ़ियों में नहीं है जितने बाकी समाज के अंदर हैं? आप कोई अलग समाज की मखलूक तो नहीं है ना? नहीं सर, मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही थी। सुनिए, ये सहाफ़ियों का इशू नहीं है। अच्छा, तो ये ना कि ये जो आप एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं ये मुनासिब नहीं होगी। सवाल ये है कि अगर किसी कानून को मिसयूज किया गया है, वो पीका है या कोई कानून, वो किसी सहाफ़ी के खिलाफ है या किसी दूसरे के खिलाफ, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी सहाफ़ी ने बगैर सबूत के किसी के बारे में
एक फर्जी कहानी सुनाई है और उसका सबूत देने को तैयार नहीं है, उसका सोर्स नहीं बताता, तो फिर उसको पेनल्टी पड़नी है ना भाई। सर मतलब कि सहाफियों के घरों के अंदर रात के 2 बजे रेड्स हो रही हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। फिर वही बात है ना कि सहाफी के घर में, सियासतदान के घर में भी नहीं, आम आदमी के घर में भी नहीं। सर बाकियों के घरों में तो पहले भी हो रहा था ना, वो कौन सा आप लोगों ने कभी रोका ना PMLN ने रोका। इसलिए हम तो एज ए जर्नलिस्ट मैं बात कर रही हूँ, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रही हूँ सर। और ये आप जर्नलिस्ट के तौर पे बात करें, मैं एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपको तो एज ए सियासतदान जवाब देना चाहिए ना। आप तो एक रूलिंग कोalition का हिस्सा है, आप एक आम शहरी तो नहीं है। मैं गवर्नमेंट के तौर पे नहीं, मैं कोalition में गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा सर, उनको गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट किया, मैं गवर्नमेंट के फैसलों में शामिल नहीं हूँ। सर अगर कराची में सहाफी उठाया जाता है तो वो तो फिर सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। पीका का कानून जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, वो उसका फोरम कौन सा है, पहले ये चेक कर लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ फर्ज करे उठाया है। अगर किसी सहाफी ने जुर्म किया है तो क्या सहाफी को नहीं उठाया जाएगा? कहाँ किसी के घर में घुसना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मजम्मत करनी चाहिए उसकी, मैं भी करूंगा। लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक लफ्ज नहीं बोला, मजम्मत करना तो दूर की बात। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस तो जो प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हुआ है IMF के साथ, खैर मुकम्मल नहीं हुआ, सॉरी, SLA साइन हुआ है, उस पर बात करेंगे। अगयार ने, मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे, मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुमकिन पाया। हुकूमत जो है वो सार्फिन को जबरदस्ती 50 रुपए की बिजली नहीं बेच सकती अगर वो खुद 10 रुपए की बना लेता है। जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने जबरदस्ती की है। मतलब सोलर पैनल भी वोट के इज्जत दो की तरह हो गया कि जब आपकी मर्जी है, जब आपके लिए आसानी थी तो आपने कहा लगा लो, जब आपके लिए आसानी खत्म हो गई तो जो उन्होंने लगाया हुआ था आपने कहा नहीं, आपने इधर भी यूटर्न ले ली। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। फाइनली जो हमारा SLA था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ, वो हो गई है। अब काफ़ी अरसा हो गया। सिर्फ ये हुकूमत नहीं, हर हुकूमत के साथ ही बहुत एक कामयाबी समझी जाती है जब IMF के साथ एक फ़ेज़ मुकम्मल हो जाता है और हम अगले फ़ेज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक कामयाबी होती है। इसी तरह ये भी रही। ये ऑब्वियसली जब शुरू हुआ था IMF का प्रोग्राम तो इसकी सख्ती का बहुत जिक्र किया गया। वो जो बहुत से तबकात हैं मुल्क में, उन्होंने उसको बर्दाश्त भी किया। तो बट फिर भी हमें ये बताया गया बार बार कि जो टारगेट है रेवेन्यू का वो पूरा नहीं हो रहा, और उसकी वजह से कुछ लोगों ने इसका भी जिक्र किया था कि एक मिनी बजट आएगा। बट खैर अब लग ये रहा है कि मिनी बजट की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। वो जो टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे उसके बगैर ही IMF ने प्रोग्राम जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, या जो पाकिस्तान ने इस पे काम किया। अब अगला मरहला ऑब्वियसली बजट का होगा। बजट में क्या टैक्सेशन होती है वो देखनी होगी। और एक और जो बहुत अहम इशू रह गया वो यही था कि जितनी भी कमिटमेंट्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के हवाले से हम कह सकते हैं कि की गई थी, उनको पूरा होते हुए तो हमें नज़र नहीं आया। हुकूमत ने ये है कि IMF से जो कंसेशंस मांगी थी, एक प्रॉपर्टी पर और दूसरा बिजली की कीमत कम करने पे, एक तो मुस्तरद कर दी गई, दूसरी पे बिजली की कीमत में कमी पर तो IMF मानी है। मगर जितना पिछले दिनों में स्टोरीज़ में या मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा था कि 8 रुपए तक कमी होगी, वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अली खिज़र साफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो अली साहब। जी अली खिज़र साहब, सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबका इस दफ़े यही ख्याल था कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो ही जाएगा आपका, बावजूद इसके कि बहुत सी तनकीद हुई है इस पिछले साल में कि हुकूमत ने शायद टारगेट्स जो जिनके ऊपर कमिटमेंट की थी IMF से, वो सारे तो पूरे नहीं कर पाए। जी आरफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको याद होगा मैं आपके शो पे आज से नहीं, पिछले 6-8 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। पहला क्वार्टर जब खत्म हुआ था उस वक्त जो था कि रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं हो रहे थे, तो मैं उस वक्त से आपको ये कह रहा था कोई मिनी बजट नहीं आएगा और स्टाफ लेवल हो जाएगा। अभी आपके यहाँ 2 हफ्ते पहले भी हम प्रोग्राम में, हफ्ता पहले भी शायद आए थे, तो उसमें भी आपको वो दूसरे साहब कह रहे थे कि शायद मिनी बजट आए, तो मैंने कहा था नहीं आएगा।
तो वो चीज तो आपके सामने है, नहीं आया। तो देखिए, जो इंटीग्रेटिव टारगेट होते हैं और एक बाइनरी टारगेट होते हैं, तो बाइनरी टारगेट जो फिस्कल डेफिसिट का है, फिस्कल प्राइमरी सरप्लस का है, वो पूरा हो रहा है। इंटीग्रेटिव टारगेट जो एफडीआर के रेवेन्यू का है, वो पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि एफडीआर IMF बहुत ज्यादा बोलता है कि जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन करें, बट बोलता ही है, वो बोलता ही है। जैसे अभी आपके शो में पिछले साहब जो थे वो बात तो कह रहे थे आपके पीका खिलाफ है, बट वो जो हो रहा है उसको उस पर खामोश थे। इस तरह IMF भी इस तरह है कि बोलता है या कि ब्रॉडनिंग करें, ये करें, बट जिस तरह हो रहा है उस पर खामोश है। तो ये तनकीद बिल्कुल IMF पे भी जाती है और हुकूमत पे भी जाती है कि वही फॉर्मल सेक्टर के ऊपर, वही सैलरीड सेक्टर के ऊपर आप जो है बोझ बढ़ाते से बढ़ाते जा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादती की बात है और यही होता रहेगा। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, कोई अगले साल में ब्रॉडनिंग की बातें होंगी, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन होगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बातें होंगी, बट करके वही इंद में होगा कि जो सैलरीड और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर टैक्स ज्यादा होगा। फर्क ये होगा कि इस साल पे चूंकि आपकी इंपोर्ट्स कम थी तो डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस ज्यादा था। अगले साल में चूंकि आपकी थोड़ी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, चूंकि इकोनॉमी में थोड़ी सी जान आएगी, तो वो इंपोर्ट पे जो सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फॉर्मल सेक्टर की जान उधर से छूटेगी। बट क्या ताजे टैक्स देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। क्या रियल एस्टेट वाला टैक्स देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। क्या एग्रीकल्चर वाला अपना इक्वल शेयर देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। क्या आरफा नूर और अली खिजर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा? मेरा ख्याल है लगेगा। तो यही है, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। अली खिजर साहब माफ कर, एक सेकंड सर, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब IMF को भी ये मालूम है, हुकूमत को भी ये मालूम है, और हम लोगों को भी मालूम हो जाना चाहिए कि ना अगले बजट में भी हुकूमत ने ना ताजिर पे टैक्स लगाना है, ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, और ना ही रियल एस्टेट से टैक्स कलेक्ट करना है। ये आप कह रहे हैं कि अगर गुफ्तगू हो भी रही है तो ये बस वही टोपी ड्रामा है जैसे हम सियासत में देखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त पहुंची हैं, बिल्कुल ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली। और आप ये भी कह रहे हैं कि सैलरीड क्लास पे टैक्स और बढ़ेगा। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा मेरे ख्याल में टैक्स और नहीं बढ़ेगा ना। मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट पे और टैक्स बढ़ेगा ना सैलरीड पे और बढ़ेगा। कॉर्पोरेट इस वक्त 48% का टैक्स दे रहा है, सैलरीड जो है टॉप जो उसका स्लैब है वो 38.5% दे रहा है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का टॉप स्लैब 49.5% दे रहा है। इस पे इससे ज्यादा नहीं होगा, ये आगे जाके थोड़ा कम ही होगा कि इन पे सरचार्जेस कम हो जाएंगे। सैलरीड और नॉन सैलरीड के ऊपर जो है 10% के सरचार्जेस है वो शायद अगले साल या उससे अगले साल में कम हो जाए, और फिर सुपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, बट बर्डन इसी पे रहेगा। अली खिजर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ेगा, तो सर जब मईशत के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होगा और इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा और हुकूमत कर्जे पे ही चलेगी, तो फिर तो सर फिर आप कह रहे हैं कि हम वही इकोनॉमी को हीट अप करेंगे जैसे हम पहले करते रहे, बूम एंड बस्ट साइकिल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी, थोड़ा सा ये है कि जरा इकोनॉमी हीटअप जरा स्लोली होगी। देखिए इस वक्त आपका जो पहले हाफ की ग्रोथ आई है वो आई है 1.7% की। अब मेरे ख्याल में दूसरे हाफ में ग्रोथ होगी वो 2.5% के दरमियान होगी। अगले साल की ग्रोथ भी इसी तरह 2.53% के दरमियान होगी, बट ये कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, माइनर सी इंप्रूवमेंट होगी। आपकी गाड़ियां जो है 3 लाख गाड़ियां बिकी थी 2022 में, पिछले साल आपकी 1,10,000 गाड़ियां बिकी हैं। इस साल अगर 1.5-2 लाख बिक जाएंगी तो बेहतर होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई आप 3 लाख तक पहुंचे हैं। तो जो थोड़ी सी गाड़ियां 4 ज्यादा बिकेंगी, 4 मशीनरी ज्यादा आएगी, 4 मोबाइल फोन ज्यादा बिकेंगे, उससे थोड़ा टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा, तो वो सैलरी पे थोड़ा कम बोझ पड़ेगा, लेकिन ना ग्रोथ आएगी ना इनका बोझ को बहुत कम होगा। और ग्रोथ जब भी आने लगेगी, लेट्स से ये हुकूमत अपने 5वें साल में जाती है कि जी एमक्यूएम की तरह, जो एमक्यूएम कह रहा हूँ, जो पीएमएल-एनक्यू की तरह, क्योंकि इनकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे पीएमएल-एनक्यू की मुशर्रफ साहब के साथ चल रही होती थी। तो लेट्स से आखिरी साल में जाती है कि जी हमें वोट लेना है, तो हम जरा आवाम के लिए आसानी गिने, तो 27-28 में अगर वो आसानी करेंगे तो शायद थोड़ी ग्रोथ आ जाएगी, बट फॉरेन क्राइसिस आ जाएगा, वोट ने फिर भी नहीं मिलना, वो तो मुझे आपको पता है। तो मुझे ये बताएं कि IMF, जी अली खिजर साहब, तो आप मुझे बताएं कि अब IMF के अगले साल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये भी इतलात हैं कि वो बजट को भी देखेंगे और अप्रूव करेंगे और फिर ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा,
तो अब व्हाट आर द टारगेट्स दैट द IMF इज गोइंग टू गिव द गवर्नमेंट इन द कमिंग ईयर? और सिर्फ मैं यहाँ रेवेन्यू टारगेट्स की बात नहीं कर रही सर, ये जैसे आप जिक्र आप नहीं और उस वक्त से जो बात करें कि पिछले साल तो ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का टारगेट था, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स का टारगेट था ताजिरों का। अब आपने कहा है कि वो तो अब सबको पता है, तो फिर IMF ने आगे आके इनको सिर्फ रेवेन्यू का ही टारगेट देना है आने वाले दिनों में फॉर द नेक्स्ट बजट? देखिए जी, इनकी एक टारगेट था कि जी लेजिस्लेशन हो जाए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो लेजिस्लेशन हो गई है। अब अगले साल के वो प्रोविंसेस अपना को टारगेट देंगे, ले चल रहे से 100, 200, 400 बिलियन रुपए आम कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर प्रोविंसेस वो नहीं कलेक्ट कर पाते और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आपका पूरा हो जाता है, तो फिर मसला क्या है? जिस तरह इस दफा हुआ, ताजे दो स्कीम के ऊपर पैसे कलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन आपकी FDI रेवेन्यू के टारगेट कलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन आपका ओवरऑल फिस्कल प्राइमरी सरप्लस का टारगेट तकरीबन मीट हो रहा है, तो ठीक है बात। आपने सब्सिडी कम कर दी, आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम कर दी, तो अगले साल भी ऐसे ही होगा कि आपको एग्रीकल्चर पे कोई ना कोई टारगेट होगा। उस टारगेट के ऊपर एक प्रोविंसेस एक सर्टेन नंबर देंगे, उस सर्टेन नंबर अप्रूवल के बाद IMF जो है वो आगे चलेगा। बिल्कुल ऐसे होगा। और ताजे दोस्त की तरह की कोई और स्कीम भी आएगी, वो भी एक नए वादे होंगे। वो वादे तो वफा नहीं होते, आपको पता ही है, तो वो वादे चलते रहेंगे। वो बजट में धड़ाम से बातें आएंगी, जी सैलरी पे बोझ पड़ा है, हमारे और साहब आएंगे कहेंगे जी मुझे पता है सैलरी पे बोझ पड़ा है, मुझे पता है कॉर्पोरेट पे बोझ पड़ा है, आप लोग एहतजाज करें। खुदा का नाम है भैया, फाइनेंस मिनिस्टर है, आप हमारे लिए कुछ करें, आप हमें कहते हैं एहतजाज करें, तो आज हमारे साथ खड़े हो जाए, एहतजाज करें, छोड़ दे फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वही बातें होंगी, कुछ भी नहीं होगा। IMF बस प्राइवेटली उनसे बात करो या IMF की स्टेटमेंट देखो तो जी ब्रॉडनिंग होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। सारा EFF का जो सारा ये स्ट्रक्चर है ये हिंट करता है इस चीज पे कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन होनी चाहिए। माफ करिएगा सर, आपकी बात मैं दोबारा काट रही हूँ, बट ये जो हुकूमत की तरफ से बार बार मीडिया स्टोरीज, आई हैव टू क्लैरिफाई हियर, के जराए से हमें मीडिया स्टोरीज के जरिए बताया जा रहा था कि हुकूमत को 7-8 रुपए के करीब बिजली की कीमत कम करेगी, मगर अब बताया ये जा रहा है कि IMF ने सिर्फ 1 रुपए की इजाजत दी है। What is the issue here? I mean, हुकूमत की और IMF के हम कहें कि कैलकुलेशंस में इतना ज्यादा फर्क था? ये हुकूमत ही है, इसमें IMF कुछ नहीं है। IMF ने तो कोई बात नहीं की। हुकूमत एक दिन हुकूमत के एक एहलकार उठते हैं, वो एक सहाफी को खबर देते हैं कि जी 8 रुपए बिजली कम हो जाएगी, वो अगले दिन न्यूज कर देता है। एक सहाफी को उठता है कोई, वो बोलता है कि जी सर्कुलर डेट के रिजॉल्व हो जाएगा, वो उसकी स्टोरी कर देता है। एक सहाफी को उठता है कि फलां चीज हो जाएगी, वो उसकी स्टोरी कर देता है। अगले दिन दूसरे सहाफी को हुकूमत का दूसरा बंदा कहता है कि 8 रुपए नहीं 4 रुपए कम होगी, वो स्टोरी कर देता है। दूसरा बंदा कहता है कि सर्कुलर डेट कम नहीं होगा, वो कर देता है। तो ये हमारे आदमी एक न्यूज में, एक डॉन में, एक बिजनेस रिकॉर्डर में इस तरह की स्टोरीज करते हैं। हुकूमत का एक मिनिस्ट्री का बंदा एक का सोर्स होता है, दूसरी मिनिस्ट्री का बंदा उसका सोर्स होता है। ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेल रहे हैं। IMF कहां से आ गया इसमें? ये तो आपस में चल रहे हैं। IMF ने कुछ नहीं ऐसा कहा, कतई नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कि आप उनकी कुछ स्टेटमेट पढ़ ले। नहीं तो सर फिर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत 8 रुपए भी कीमत कम कर सकती थी। मैं तो सर आपसे पूछ रही हूँ ना कि ओवरऑल कैलकुलेशंस का भी तो बताएं ना कि व्हाट वाज द इशू है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि खबरें 8 रुपए कम करने वाली भी हुकूमत ही दे रही है, फिर उस खबरों की तरदीद करके 3 रुपए कम करने की बातें भी हुकूमत ही कर रही है। IMF इसमें कहीं नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात, ये 8 रुपए कम हो ही नहीं सकता था, ये इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा। ये आपका एक जो उन्होंने कहा है कि जी IPP से जो मुआहदा किया है 1 रुपए 30 पैसे उससे कम होता है, वो हमें पता है, वो कम हो रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा कहते हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया, उसके आप 1.5 रुपए बिजली बंद कर कम करेंगे, वो IMF नहीं अभी मान नहीं रहा है, तो वो भी नहीं होगा। तो करते कराते जो कमोडिटी प्राइस गिर रही है, उससे थोड़ी बहुत बिजली सस्ती हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी बिजली 2-3 रुपए सस्ती होगी, वो इन्हीं वजह से होगी। कोई कहीं पे FCA कम हो जाएगा, कहीं पे QTA कम हो जाएगा। वो क्यों होगा कि जो कि जी पिछले साल कमोडिटी प्राइस छत पे पड़ी हुई थी तो कीमतें बहुत ज्यादा थी, इस साल कीमतें कम है तो आपके महीने के बिल कम आएंगे। पिछले साल जुलाई में आपका बिल ऊपर था, उसमें कमोडिटी प्राइस ऊपर थी, इस साल कमोडिटी प्राइस नीचे है तो जुलाई का बिल कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, उसमें कोई ऐसी बेस प्राइस पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। ये सब बातें हैं, घोंसले हैं। अच्छा सर, वेरी क्विकली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बताइएगा कि जो हुकूमत ने ये सोलर पॉलिसी के ऊपर रिवर्सल लिए,
इज दिस नाउ एन इशू विच इज डन एंड डस्टेड? हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इसको भी दोबारा फिर खोला जाएगा और इस पे बहस दोबारा शुरू होगी? मेरे ख्याल में तो देखिए, सोलर के अंदर जो प्रॉब्लम है, ये सोलर नेट मीटरिंग की जो रिवीजन है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुनासिब फैसला है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन नहीं है और ये नेट मीटरिंग रिवीजन होनी चाहिए। ये दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में सोलर सस्ता होने से इसकी हो रही है, इससे ग्रिड पे बर्डन पड़ता है, ये हो जाए नहीं चाहिए और इससे कोई सोलराइजेशन पे फर्क नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर टोटल जितना सोलर लगा है उसका सिर्फ 25% नेट मीटरिंग पे है। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना कि सोलर नेट मीटरिंग को खत्म करके ये जिद्दत खत्म करे, गलत बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सोलर के ऊपर जो इन्होंने अवामी शोर की वजह से एक और भी शोर पड़ा है जो आपको हाईलाइट करना चाहिए कि तकरीबन 4 गीगावाट के सोलर इन्वर्टर और सोलर जो आपके पैनल है वो इंपोर्ट होके उनकी इन्वेंट्री खड़ी हुई है। तो वो कुछ खास आदमी जो हुकूमत के करीब हैं उन्होंने फोर्स किया है कि भाई हमारी इन्वेंट्री नहीं निकलेगी अगर आप ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी रिवर्स कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो उस वजह से उसको टाइम दिया। मेरे ख्याल में उनकी इन्वेंट्री निकल जाएगी थोड़ी बहुत और फिर नेट मीटरिंग की ये जो पॉलिसी जो है ये नहीं लग जाएगी। बट अफसोस की बात यह है कि ये पॉलिसी 8 महीने 10 महीने पहले साहब आपने हमारे निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, जो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गवादर की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक दफ़े फिर एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। गवादर में पेश आया है जहां ऑब्वियसली बलूचिस्तान में पिछले दिनों में हमने बहुत से वाक़यात देखे इस हद तक कि हुकूमत और सारी पार्लियामेंट को सर जोड़ के बैठना पड़ा। बट गुज़िश्ता रोज़ फिर एक दफ़े गवादर में नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग की जिससे 6 अफराद जो हैं वो जा बहक हो गए। कहा यह जा रहा है कि एक गवादर से कराची जाने वाले जो मुसाफिर थे उन पर फायरिंग की गई जिसके दौरान 5 लोग तो वहीं जाँ बहक हो गए और जो छठा था वो उसके बाद इतना शदीद ज़ख्मी था कि वो भी बच ना सका। इसके साथ साथ बार बार ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सड़कें काफ़ी मेजर बंद हैं, अभी भी कम्युनिकेशन जो है वो उस तरह जो है हो नहीं पा रही। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहराम बल्लभ, सहाफ़ी हैं, डॉन से ताल्लुक़ है इनका, गवादर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी बहराम साहब, क्या वाक़या ये पेश आया गवादर में, कोई तफसील हमसे शेयर करें? जी हाँ, ये वाक़या गुज़िश्ता रात कलमत तहसील पसनी का एक इलाका है, मकरान कोसला हाईवे पे पेश आया है, जहाँ ईरान से आने वाले जो बसें 250 बॉर्डर ईरान बॉर्डर से कराची के लिए चलती हैं, वहाँ उस बस में से जो है 6 मुसाफिरों को उतार कर कत्ल किया गया, जिसमें बताया जाता है कि ये ईरान में थे और अपना घर वापस जा रहे थे, तो उनको वहीं पे जो है उतार के उनको कत्ल किया गया। तो बहराम साहब, ये क्या ईरान अब में काम करते थे, ईद के लिए वापस आ रहे थे या वैसे गए हुए थे? बताया जाता है कि उसमें से 5 जो मकतूलीन हैं वो ईरान में काम करने के लिए गए थे और ये वापस ईद की छुट्टियों मनाने के लिए वापस अपने घरों को जा रहे थे। सही। तो उसके बाद सर सिक्योरिटी सिचुएशन अब कैसी है गवादर और सारे इलाके में, क्योंकि बार बार हमें बताया जा रहा है सड़कें बंद हैं? नहीं, देखें, सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो तो वैसे भी अगर देखें तो एक आप यूं समझें कि शहरों के अलावा बाकी आपकी जितनी भी शाहराएं हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। अगर सिक्योरिटी होता तो इस तरह का वाकया पेश नहीं आता। बिल्कुल सही। तो सर ये क्या रेगुलरली वहां से बसें गुजरती हैं और क्या पहले भी कोई वाकया ऐसा हुआ है? इस तरह के वाकयात मकरान कोसला हाईवे पे से पहले भी होते रहे हैं और ये पहला वाकया नहीं है। इसके बावजूद जो है जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो अगर होते तो इस तरह का वाकयात पेश नहीं आता। हालांकि यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे हुकूमत बलूचिस्तान से सालाना अरबों रुपए जो है लिए जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है कि सिर्फ ये वाकया सिर्फ मकरान कोसला हाईवे पे नहीं हुआ है। कल इसके अलावा तुर्बत के इलाके तेजाबान में भी गाड़ियों को जलाया गया है। तो कल तुर्बत शहर के अंदर भी मुसल्ला लोग घूमते रहे हैं।
और शहर के अलावा बहराम साहब जल्दी से ये बताइएगा, जब मुसल्ला लोग आ जाते हैं शहर में घूमते हैं तो उस वक्त वहाँ जो भी सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के लोग होते हैं वो कहाँ होते हैं उस वक्त, या वो इतने कम होते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते? बस वो अचानक आते हैं, कुछ कार्रवाइयाँ करके खौफ खराश फैला के फिर चले जाते हैं। उस वक्त तक जब तक आपके सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेज हों या दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज हों, वो अमूमन देखा गया है कि रात के औकात में सिक्योरिटी फोर्सेज हों या आपके सिविलियन फोर्सेज हों, वो बहुत कम ही नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहराम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।